एक ऐसा आदमी जिसका सर आज भी इस बिकर में कैद है, मगर क्यों? कारण जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। और इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होते हुए भी क्यों आज तक नासा एक भी एलियंस को ढूंढ नहीं पाया है? इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। और ये दो लंबे चौड़े आदमी कौन है जिसे देखकर लोग ये कह रहे हैं कि ये एलियन है या फिर एलियंस के एजेंट है? और क्या ये इंडियन टीम का गेंदबाज सबसे तेज गेंद डालने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? ऐसा ही अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, दोस्तों क्या आपने धनुष का कोलावेरेडी सॉन्ग सुना है? ऑफ कोर्स सुना ही होगा। तो आज मैं आपको उसके पीछे के दो ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो गारंटेड आपको नहीं पता होंगे। और ये फैक्ट्स लिटरली शॉकिंग है। 2011 में जब ये गाना आया था तब सोशल मीडिया का आज जितना क्रेज नहीं था, फिर भी एक हफ्ते के अंदर ही इस गाने पर 3.5 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज थे। और क्या आपको पता है कि ये वर्ल्ड फेमस गाना बनने के लिए कितना टाइम लगा था? 3 महीने, 4 महीने या फिर 6 महीने? ना, केवल 45 मिनट्स के अंदर ये गाना बनकर कंप्लीट हुआ था। धनुष ने केवल 6 मिनट में ये गाने को कंप्लीट लिखा था और अरविंद ने केवल 35 मिनट्स में इसको कंपोज किया था और खुद धनुष ने इसको गाया था। दोस्तों ये गाना इतना फेमस हुआ था कि हमारे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने धनुष को डिनर पर इनवाइट किया था, क्योंकि उस वक्त के जापान के जो पीएम थे उसे धनुष से मिलना था, क्योंकि कोलावेरेडी ने उनको भी धनुष का फैन बना दिया था। और दोस्तों ये सारी बात सुनकर मुझे ऐसा लगा कि ये सारी बात आपको बतानी चाहिए। नंबर 2, दोस्तों हम इंसान इतने क्यूरियस है कि हमें अक्सर ये ख्याल आता रहता है कि इतने बड़े ब्रह्मांड में हम इंसान अकेले ही रहते हैं या फिर हमारे जैसे या हमसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है इस ब्रह्मांड में। और ये सब ख्याल आने के बाद हम सभी का दिमाग चकरा जाता है। फिर बाद में हमें ये एक ख्याल जरूर आता है कि नासा की स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होने के बावजूद भी क्यों आज तक एक भी एलियंस को ढूंढ नहीं पाई है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपका थोड़ा समय लेना चाहूंगा। दोस्तों ये फैक्ट थोड़ा लंबा होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज से लगभग 3000 साल पहले बने हुए इजिप्ट के पिरामिड में हमें कुछ हायरोग्लिफ्स मिले हैं, जिसमें हम क्लियरली ये देख सकते हैं कि उसमें कुछ ऐसे हेलीकॉप्टर्स, स्पेस शटल्स और ऐसे बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब शेप बने हुए हैं जो आज की मॉडल सिविलाइजेशन को दर्शाते हैं। और ये सारी कलाकृतियां इजिप्ट के एक मंदिर में बनी हुई है। और ये सारे सबूतों को छुपाने के लिए वैज्ञानिकों को इसके बारे में उसका जवाब मांगा गया। तो इन लोगों ने कहा कि ये सिर्फ ऑप्टिकल इल्यूजन है और उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा मिट्टी चढ़ गई है। ये कहकर इन लोगों ने इस टॉपिक को क्लोज कर दिया और उसके बाद फिर कभी भी इसके बारे में बात नहीं की। और फिर भी कुछ दुनिया के रिसर्चर्स ने हार नहीं मानी और वो लोग इसके पीछे पड़े रहे। सबसे पहली बात तो अगर इस पर ऐसा ही मिट्टी चढ़नी होती तो इतनी सटीक शेप में कैसे चढ़ती? क्या आप भी इसे देखकर ये कहेंगे कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस या फिर ऑप्टिकल इल्यूजन है? इन कलाकृति के पीछे सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब कोई नहीं दे रहा। कुछ लोग ऐसे भी है जो ये कहते हैं कि बेशक ये सब कुछ सच हो सकता है, और ये सब सच है तो इसके सबूत इजिप्ट में और कहीं जगह पर क्यों नहीं मिले? दोस्तों आपको क्या लगता है कि ऐतिहासिक इजिप्ट में एलियंस पृथ्वी पर आया करते थे? और तो और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कभी भी एलियंस के बारे में बात करते हैं तो उनकी आवाज को अक्सर दबाया जाता है। और हमारी दुनिया में कोई ऐसा है जो पृथ्वी के बाहर देख सकता है तो वो है सिर्फ एस्ट्रोनॉट। पर दोस्तों क्या आपको पता है कि इन लोगों को पहले ही बता दिया जाता है कि वो लोग स्पेस में कोई एलियंस या फिर यूएफओ देखते हैं तो उस जानकारी को वो पब्लिक नहीं कर सकते। और कुछ एस्ट्रोनॉट है इस दुनिया में जो अपनी नौकरी से रिटायर होने के बाद दुनिया के सामने आए और उन लोगों ने बताया कि कैसे उन लोगों ने एलियंस को देखा और उसका सामना किया। और ये सब देखकर तो ऐसा ही लगता है कि नासा को पता है कि एलियंस है और वो कहाँ है, पर उन लोग को इस बात का डर है कि एलियंस की टेक्नोलॉजी हमसे बहुत ही ज्यादा एडवांस है और हम उन लोगों से कोई छेड़छाड़ करेंगे या फिर उन्हें परेशान करेंगे तो उनकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि वो हमारे पृथ्वी को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए नासा ये सब जानकारी को पब्लिक नहीं कर रही है। मुझे तो ये पहली बात से ज्यादा इस दूसरी बात पर बहुत ज्यादा विश्वास है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों यार इस ब्रह्मांड की बात तो छोड़ ही दीजिए। अगर हम अकेले हमारी आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे में तारों को गिनने बैठे तो हर एक माइक्रो सेकंड में एक तारे को गिनने के बाद भी, मतलब इतनी अनलिमिटेड स्पीड होने के बावजूद भी, हम लोग कभी भी अपनी आकाशगंगा में मौजूद तारों को एक लाइफ टाइम में कभी भी गिन नहीं पाएंगे। तो सोचिए इतने ज्यादा स्टार मौजूद है हमारी इस छोटी सी गैलेक्सी में, जो सच में बहुत ही छोटी है अगर आप लोग इसे बाकी की गैलेक्सी से कंपेयर करें तो। लेकिन इतने सालों से हमारे बगल में होने के बावजूद भी हम इनके बारे में कितना कम जानते हैं। इवन हमारा सन जो कि एक स्टार है वो भी हमारे मानवता के विकास के बाद हमें पता चला था। और आए दिन हमें ऐसे ही किसी ना किसी नए इंसिडेंट से मुलाकात करनी पड़ती है।
तो इसे देखकर हमें तो यही लगता है कि हमारे ब्रह्मांड का विस्तार ही इतना ज्यादा बड़ा है कि हम पूरी लाइफस्टाइल में तो हम एलियन को नहीं ढूंढ पाएंगे। शायद इसीलिए हमारी इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी नासा आज तक एलियंस को ढूंढ नहीं पाई है। दोस्तों, इन दो बातों में से आपको कौन सी बात सही लगती है नीचे कमेंट में जरूर बताना। नंबर 3, दोस्तों इस आदमी का सर ऐसे कलाम करके इस जार में रखने की वजह क्या है? ना तो ये कोई साइंटिस्ट था, ना ही इसका दिमाग आइंस्टाइन जैसे बहुत ही ज्यादा तेज चलता था, तो साइंटिस्ट इसके दिमाग के ऊपर स्टडी कर पाए। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि ये आदमी तो एक क्रिमिनल था जिसने अपनी पूरी लाइफ में 70 से भी ज्यादा लोगों की जान ली थी। तो दोस्तों साल 1810 में स्पेन के सामोस गांव में इस डियागो एल्विस नामक आदमी का जन्म होता है और वो उस परिवार का अकेला ही बच्चा था और इसकी वजह से उसका परिवार फूले नहीं समा रहा था। पर उसके परिवार को कहाँ पता था कि ये बड़ा होकर एक सीरियल किलर बनने वाला है। और एल्विस का परिवार बहुत ही ज्यादा गरीब था, इसीलिए 19 साल की उम्र में डियोगो को उनके परिवार ने पोर्टुगल की राजधानी लिस्बन भेज दिया। वहां पर पहुंचते ही उसे कोचमैन यानी कि घोड़ा गाड़ी चलाने की नौकरी मिल गई और वो अपनी नौकरी खुशी खुशी करने लगा। और देखते ही देखते इसकी मुलाकात होती है मारिया गुटरूडेस से और मारिया लिस्बन में एक छोटा सा होटल चलाती थी और डियोगो को उससे पहली नजर का प्यार हो गया। और प्यार हुआ है तो ऑब्वियसली उसे इम्प्रेस तो करना पड़ेगा, लेकिन इम्प्रेस आखिर करेंगे कैसे? कुछ भी करने के लिए तो पैसे चाहिए होते हैं। पर डियोगो तो ठहरा एक कोचमैन जो सिर्फ एक दिन ही काटा जाए उतने पैसे अफोर्ड करता था, तो आखिर कम समय में ज्यादा पैसे कैसे कमाए जाए? वेल, शॉर्टकट से। और उसने फिर सोचा कि लिस्बन में कोसों दूर से जो सामान बेचने लोग आते हैं उन्हें लूटकर उनका कत्ल किया जाए। और बस फिर क्या था, उन्होंने ये हत्याकांड शुरू कर दिया। वो आधी रात में पहले लोगों को लूटा करते थे और फिर लिवरस एक्विडेट नामक एक 25 मंजिला ऊंची इमारत उस इंसान को नीचे फेंक देते थे। और धीरे धीरे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे ही हत्या और लाशों की संख्या बहुत ही ज्यादा बढ़ती गई। कोई ये नहीं जानता था कि आखिर ये कर कौन रहा है, लेकिन झूठ को तुम कितना भी दबा दो अक्सर वो सामने अपने आप ही आ जाता है। तो ऐसा ही कुछ इसके साथ भी हुआ। साल 1840 डियोगो और उसकी गैंग ने मिलकर एक डॉक्टर के घर को लूटने का प्लान बनाया और वही प्लान इन सभी के गले का फंदा बन गया और वहां पर वो पकड़ा गया। और वहां पर 11 साल की एक छोटी सी बच्ची ने इस पूरी गैंग के खिलाफ बयान दे दिया। और फिर क्या था, अदालत ने डियागो को फांसी की सजा सुना दी और पूरे गैंग के बाकी के लोग को देश से बेदखल कर दिया। और उसके बाद उसके सर को कलाम करके लिस्बन यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में डिस्प्ले पर रख दिया, क्योंकि डियोगो के मुकदमे के दौरान उसकी इस करतूत के चर्चे पूरे पोर्टुगीज में फैल चुके थे। और साइंटिस्टों को डियोगो की इस करतूत की वजह से उसके दिमाग को स्टडी करने में बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी होने लगी। साइंटिस्टों का ये मानना था कि अगर डियोगो की दिमाग जांच पड़ताल की जाए तो जरूर कुछ ना कुछ हाथ लगेगा जो उसके जीवन और उसकी पर्सनालिटी के बारे में थोड़ा विस्तार से बता पाएगा। और इसीलिए इसके सर को कलाम करके फॉर्मल डिहाइड्रेशन वाले सॉल्यूशन के जार में हमेशा के लिए रख दिया गया। नंबर 4, दोस्तों अभी तक तो हमें यह पता चल ही गया है कि नासा और इतनी बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां हमसे काफी कुछ छुपाती हैं, लेकिन एक चीज है जो किसी से भी नहीं छुपी है और वो है मैन इन ब्लैक। जी हाँ, मैन इन ब्लैक एक एलियंस की संस्था है जो एलियंस या फिर यूएफओ देखने वाले लोगों को डराने और धमकाने का काम करती है। जी हाँ, इस सोसाइटी का काम ही सिर्फ ये है कि ये किसी के भी मुंह पर एलियंस की बात को ना आने दे। कई सालों से मैन इन ब्लैक की कहानियां दुनिया में घूम रही हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बात पर विश्वास करते हैं कि इस दुनिया की सुपर पावर्स नहीं चाहती कि आम जनता को एलियंस के बारे में पता लगे। और अगर आप कहेंगे कि ऐसी कोई सोसाइटी है तो उसके आदमी कहाँ पर है, वो किससे मिलते हैं और वो क्या करते हैं, इसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता है। बस सिर्फ इसे कहीं कहीं पर देखे जाने के दावे किए जाते हैं और इसके बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता है। नंबर 5, टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 मैच खेलने से पहले ग्राउंड पर जमकर पसीना बहा रही थी और प्रैक्टिस कर रही थी। उस समय बॉलिंग पिच पर स्पीडोमीटर के साथ मॉनिटर भी मौजूद था। तभी उमरान मलिक ने अपनी पहली 2 गेंदें 140 की स्पीड के आसपास डालने के बाद तभी उमरान मलिक ने 163 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉल डाली, जिसके बाद मॉनिटर को खुद भरोसा नहीं हुआ और उसने उसको बार बार चेक किया। अच्छी तरीके से चेक करने के बाद मॉनिटर ने उमरान मलिक को कांग्रेचुलेशंस कहा और ये देखकर इंडिया की पूरी क्रिकेट टीम ये देखने दौड़ पड़ी
पर दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि प्रैक्टिस सेशन में फेंकी गई हुई ये गेंद रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। इसके लिए उमरान मलिक को असली मैच में ये गेंद दोहरानी होगी। और तो और क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज फेंकी गई हुई गेंद 161 किलोमीटर पर आवर की थी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि उमरान मलिक 163 का ये जादुई आंकड़ा फिर से दोहरा पाएंगे? दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं कि हम ऐसे ही वीडियोस रोज बनाते रहें तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।